Hello बच्चों, good morning to all of you. I hope you are all fine at your home. My dear students, we are going to start chapter 11 India's Foreign Policy, class plus 2, subject Political Science. Students, this chapter we already discussed in previous days, Indian foreign policy. But first of all, I want to clear the term Indian foreign policy. What is the meaning of Indian foreign policy? Indian foreign policy we can in simple language. When one country make a relation with the another country, it is known as a foreign policy. This idea was especially applied to the so-called developing nations, which were generally former colonies. कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपने रिलेशन बनाती है तो वो अपनी डेवलपिंग के लिए ही दूसरी कंट्री के साथ कुछ पॉलिसीज असाइन करती है. दिस पॉलिसी इज नोन एज ए फॉरेन पॉलिसी. बिफोर बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर we will know what is this in chapter. In this chapter we are going to clear non-alignment movement, definition, responsible factor, objectives, role of Jawaharlal Nehru, achievement, etc. बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, डेफिनेशन, रिस्पॉन्सिव फैक्टर, ऑब्जेक्टिव, रोल जवाहरलाल नेहरू एंड अचीवमेंट, ये इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. Before going to this chapter, first of all we will clear the background of the non-alignment movement. कि जो हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था हम इसकी जो है बैकग्राउंड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है ये कैसे बना था. माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई वुड लाइक टू क्लियर द मीनिंग ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसका जो मीनिंग है इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट NAM is an international organization group of countries who do not want to be officially aligned with or against any major power bloc. कि जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये क्या है, कंट्रीज़ का ग्रुप होता है कि जो कंट्रीज़ क्या होती हैं कि ना तो अगेंस्ट होती हैं पावर ब्लॉक्स के अंदर. इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस पावर ब्लॉक्स. देयर आर टू मेजर पावर ब्लॉक्स, फर्स्ट USA एंड सेकंड USSR, विच वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर ब्लॉक्स. These two power blocks want to attain power. कि ये चाहते थे कि हम पावर ज़्यादा लें, वो दूसरी जो ब्लॉक था वो कहता हम ज़्यादा पावर लें. तो ये क्या करते थे, दूसरी जो कंट्री छोटी डेवलपिंग कंट्री थी तो ये उसको अपने अंदर क्या करते थे, मीन्स मिक्स कर लेते थे. तो कुछ कंट्रीज ऐसी जो विदाउट क्या करती अटेन मीन्स कि जो नॉन अलाइनमेंट के लिए अपने आप को प्रेफर करती थी. तो वो जो कंट्री उसके अंदर हमारा इंडिया भी था फर्स्ट. कुछ ऐसी कंट्री थी जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं. लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ बैकग्राउंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. ये क्या है इसका, द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नेम हैड इट्स ओरिजिन्स इन द बंडंग कॉन्फ्रेंस ऑफ अप्रैल 1945 इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया की एक प्लेस है जहाँ बंडन कॉन्फ्रेंस हुई थी. इन दिस बंडन कॉन्फ्रेंस क्या था कि इंस्पायर्ड बाय 3 वर्ल्ड लीडर्स, कि उस टाइम हमारे 3 वर्ल्ड लीडर्स थे जिसके अंदर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, टीटो ऑफ यूगोस्लाविया एंड नसीर ऑफ इजिप्ट. ये जो तीनों फेमस वर्ल्ड लीडर थे इन्होंने क्या कहा था कि दे आर इग्नोर टू ब्लॉक पावर्स, कि इन्होंने अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए जो पावर ब्लॉक्स थे उसको इग्नोर किया. दे वांट टू डेवलपिंग, ये अपने आप को क्या करना चाहते थे, डेवलप करना चाहती थी. तो इन्होंने क्या करना चाहा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जो उसको अपनाना सबसे बेहतर समझा. तो आई वांट टू क्लियर इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट मूवमेंट. मीन्स कि छोटा सा डिफरेंस वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर विद द बैकग्राउंड बिफोर बिगिनिंग ऑल कंसेप्ट. कि जो अलाइनमेंट मूवमेंट है ना उसके अंदर क्या होता था कि अगर कंट्री किसी अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जाती थी तो वो क्या करती थी, उसी कंट्री के अधीन रह के काम करती थी जो मेजर पावर ब्लॉक थी. अगर USA के अंदर इंडिया क्या करता है, मिक्सअप होता, फ्रेंडली रिलेशन बनाता, तो वो क्या करता, जो अमेरिका कहता USA कहता तो इंडिया वैसे ही करता. अगर USSR के अंदर जाता इंडिया अपने क्या ब्लॉक बनाने के लिए तो जो USSR कहता है इंडिया को भी वही करना पड़ता. तो उस टाइम हमारे जवाहरलाल नेहरू उन्होंने क्या कहा, दे वांट टू अलोन, वो अकेले रहना चाहते थे बिकॉज आवर इंडियन नेशन पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर. दे हैव नो नॉलेज टू हाउ टू यूज
सोर्सेस, कि उनको पता नहीं था कि हमने सोर्सेस को कैसे यूज़ करना है। वी हैव ए लॉट्स ऑफ सोर्सेस एट दैट टाइम। तो हमारे जो उस टाइम के नेहरू जी थे, तो उन्होंने क्या कहा कि हम किसी भी मोमेंट के अंदर नहीं रहेंगे, वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम अभी डेवलपिंग कर रहे हैं। अगर हम क्या करेंगे, वी आर पैचअप विद ब्लॉक्स, कि हम ब्लॉक किसी ब्लॉक के साथ पैचअप कर लेते हैं। वी आर अनएबल टू प्रोसेस या प्रोग्रेसिव ओवर कंट्री, तो हमारी जो प्रोग्रेसिव है कंट्री की, दे विल बी स्टॉप, तो वो रुक जाएगी। तो उस टाइम जो हमारे ये तीनों वर्ल्ड लीडर हुए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, एक बंडू के अंदर फॉर नॉन अलाइनमेंट का जो फॉर्मुलेटेड असाइन किया था। ऑन थर्ड वर्ल्ड डिजायर टू बिकम इन्वॉल्व ईस्ट वेस्ट आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशंस, मीन्स कि ये थर्ड वर्ल्ड वार, दैट टाइम आवर वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 2 blocks, one block is USSR and the second is USSR, and third block is नॉन अलाइनमेंट वर्ल्ड। नॉन अलाइनमेंट वर्ल्ड क्या था, जो क्या कहा, जो उस टाइम क्या था, अपने आप किसी भी ब्लॉक के अंदर ऐड नहीं था। तो दैट टाइम थर्ड वर्ल्ड वाज एमर्जेंट, कि उस टाइम एक्सिस्ट हुआ था थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड मीन्स कि विच कंट्री मेक ए फ्रेंड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो इनके कुछ प्रिंसिपल थे। दीज प्रिंसिपल वर अडोप्टेड एट द फाउंडिंग नॉन अलाइंड समिट इन बेलग्रेड 1961, कि इनके जो उस टाइम प्रिंसिपल्स थे वो ये थे कि एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स, मीन्स कि ये अपने आप को इंडिपेंडेंस स्ट्रगल मीन्स कि अपने आप खुद ये स्ट्रगल करके डेवलपमेंट करेंगे। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, कि जो उस टाइम रिमूव पॉवर्टी इनका क्या था, मेन मोटिव था, कि जो अभी जो कंट्री फ्रीडम जिन्होंने अभी ली है, दे वांट टू रिमूव पॉवर्टी। फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डअप, के जो उस टाइम नेशनल बिल्डअप का फर्स्ट चैलेंजेस था वो क्या था, रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द नेशन। कि भी कैसे हो सकता था, अगर वो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते। फॉरेन पॉलिसी जो किसी दूसरे देश के साथ अपने रिलेशन फ्रेंडली बनाती है। क्यों बनाती है, बिकॉज दे वांट टू ट्रेड विद ईच अदर एंड मेक ए सोर्सेस, जो उस टाइम के सोर्सेस थे यूजफुल उनको बनाने के लिए। वेयर NAM स्टार्टेड विद 25th मेंबर इन 1961, उस टाइम जो नाम के मेंबर थे, मेंबर मीन्स मेंबर कंट्रीज थी, कितने के अंदर, 1961 के अंदर। इट है वो 25th थी, बट तो ये धीरे धीरे क्या इंक्रीज होती गई। अब फिर उसके बाद 115 डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज विच कंस्टिट्यूट नियरली 2/3 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दैट टाइम आवर जो हमारे ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर थे वो धीरे धीरे डे टू डे इंक्रीज होते गए, बिकॉज एवरी कंट्री थिंक अबाउट द ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दे वांट टू डेवलपिंग countries and make a useful of resources, कि हम अपने रिसोर्स को कैसे यूजफुल बना सकते हैं। एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंट्रो, जो अभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की इंट्रो, इसके अंदर क्या है, इट इज़ द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑफ ए सॉवरेन स्टेट अकॉर्डिंग टू विच इट डज नॉट अलाइन इटसेल्फ। आई हैव क्लियर अर्लियर, मैंने ये पहले भी आपको क्लियर कर दिया था कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु डू नॉट वांट टू बी ऑफिशियली अलाइंड, के जो क्या करते थे, ऑफिशियली अलाइन होना चाहते थे, मीन्स फ्रेंड बनना चाहते थे एक दूसरे के, विद और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक, क्या वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड रिलेशन बना के अपने आप को डेवलप करना चाहते थे विद एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स, एंड एट द सेम टाइम activity participates in the world affairs to promote international peace, harmony and cooperation, के एक दूसरे के साथ अपने कोऑपरेशन रिलेशन बनाना, ये इनका क्या था, मेन मोटिव था किसका, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, जिसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसको कह सकते हैं NAM। तो उसके बाद जब ये इंट्रो के हमने डिस्कस किया, इंट्रो के बाद इसकी हम जो साइंटिफिकली डेफिनेशन है, वी विल सी द साइंटिफिकली डेफिनेशन ऑफ द नाम, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेट अस कम टू द साइंटिफिक डेफिनेशन। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम इज ए फॉर्म ऑफ 120 डेवलपमेंट वर्ल्ड स्टेट्स, के उस टाइम की जो वर्ल्ड की स्टेट्स में इस कंट्री थी वे 120 थी। वो क्या थी, एक फॉर्मेशन थी, वो एक फॉर्म था, एक ग्रुप था, दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड, के वो फॉर्मली अलाइंड नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ पॉलिसी बना के फॉर्मली अलाइन हुई थी। Against any major power blocks after the United Nations, it is the largest grouping of states worldwide। ये क्या था कि ये
जो उस टाइम के मेजर पावर ब्लॉक्स थी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस मेजर 2 पावर ब्लॉक्स, तो उनके अगेंस्ट थी ये। वो क्या कहते हैं कि हम उनके अधीन रह के काम नहीं करेंगे, वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम किसी के साथ अपना क्या नहीं करेंगे, फ्रेंडली रिलेशन तो बनाएंगे, बट जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार के अंदर जो 2 ब्लॉक्स अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट रह के कभी भी डेवलपिंग नहीं कर सकती। तो ये तो इसकी क्या थी, डेफिनेशन थी, ये साइंटिफिक डेफिनेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विद ईजी। नेक्स्ट इज डेफिनेशन के बाद वी विल डिस्कस द सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नाम, के जो नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट था, हाउ इट कैन एक्सिस्टेंस, ये कैसे होंद के अंदर आ सकता था, कैसे आया या कैसे ये बना। फर्स्टली ग्लोबल टेंशन केस्ड बाय कोल्ड वार, जब कोल्ड वार हो रहा था तो उस टाइम देयर आर सो मैनी ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, के उस टाइम क्या था, बहुत से लोगों क्या थे जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत से ब्लड शेड हुआ, वी कैन से ब्लड शेड होता है कि बहुत मारदार हुई थी। जापान के ऊपर क्या था, हिरोशिमा, जापान के 2 शहर थे फेमस उस टाइम के अंदर, हिरोशिमा एंड नागासाकी, अफेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर एक्सप्लोटेशन, के न्यूक्लियर एक्सप्लोटेशन के अंदर उसकी बहुत से डिस्ट्रक्शन हुई थी, मीन्स वो इतना अफेक्टेड हो गया, टिल द नो दे आर नॉट डेवलप्ड, कि अब तक वो पूरी की पूरी तरह डेवलप्ड नहीं हो सका। तो ये ग्लोबल टेंशन थी जब कोल्ड वार के अंदर हुई थी। तो इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ था कि नाम को एक इंस्टीट्यूशन के नाम के अंदर आना पड़ा। नेक्स्ट इज स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म ये क्या होता है कि व्हेन वन कंट्री मेक ए पॉलिटिकल पावर टू द अदर कंट्री, के जब कोई एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री के ऊपर अपनी पॉलिटिकल पावर बनाती है, या वन कंट्री होल्ड ए पॉलिटिकल पावर टू द पुअर कंट्री, के जब वो उसके ऊपर अपनी क्या करती है, पावर रखती है। मीन्स कि अगर कोई सपोज अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, इफ़ अमेरिका विल थिंक, कि अमेरिका सोचेगा कि अगर मैं अपने आप को इतना पावरफुल समझता हूँ तो मैं क्या करूं, दूसरे देशों के ऊपर अपनी कॉलोनी बनाऊं, मीन्स उसके ऊपर अपना क्या करूं, अधिकार रखूं। इसके अंदर एक सिंपल एग्जांपल ये है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, के आज़ादी से पहले अवर इंडिया वाज ए कॉलोनी। उस टाइम क्या था, हमारा इंडिया कॉलोनी था फॉर द ब्रिटिश, जो हमारा ब्रिटिश या इंग्लैंड के लोगों के लिए हमारा इंडिया क्या था, कॉलोनी था, बिकॉज दे हैव मोर ट्रेडिंग एक्टिविटी इन अवर इंडिया, कि उस टाइम इंडिया के अंदर उनकी बहुत सी एक्टिविटी थी जो वो एक ट्रेड के रूप में या एक व्यापार के रूप में वो यहाँ पे करते थे। जो नेक्स्ट है इसका राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट। इंडिपेंडेंट जजमेंट क्या होता है, सेल्फ डिसीजन होता है इंडिपेंडेंट जजमेंट, के अगर जो भी कंट्री नाम के अंदर आ जाती है यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दे हैव राइट टू इंडिपेंडेंट जजमेंट। वो क्या करेगी, दे हैव नो एनी स्लेव एक्टिविटीज़। स्लेव एक्टिविटीज़ मीन वो कोई भी अपनी ऐसी गुलाम वाली एक्टिविटी नहीं करेगी, वो किसी के अधीन रह के अपना कोई डिसीजन नहीं लेगी, वो क्या रहेगी, फ्री रहेगी, किससे, एनी सच काइंड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वो किसी दूसरी कंट्री के कंट्रोल से फ्री रहेगी। दे हैव राइट टू थिंक अबाउट कंट्रीज पीपल, जो कंट्री के पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके बारे में सोचने के लिए वो फ्री है, कोई भी फैसला वो ले सकती है, उसको कोई कंट्री किसी भी फैसले को लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दे हैव राइट टू अंडरस्टैंड, उस टाइम के जो लोग हैं, दे हैव राइट टू अंडरस्टैंड पीपल सिचुएशन, वो कैसे उनको हैंडल करना है और कैसे उनके लिए पॉलिसी बनानी है, वो क्या होता है, इनका एक इंडिपेंडेंट जजमेंट या इंडिपेंडेंट डिसीजन होते हैं। यूज ऑफ मॉडरेशन इन रिलेशन टू ऑल बिग पावर्स, के जो मतलब बिग पावर्स उस टाइम के अंदर, और यूज़ ऑफ मॉडरेशन इन रिलेशन टू ऑल बिग पावर्स, के उनके बारे में सोचना कि अगर वो उनके साथ अपने फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं, दे आर हैप्पी टू मेक फ्रेंडली रिलेशन विद ईच अदर, इफ़ दे आर नॉट दे विल नॉट एक्सेप्ट देयर रिलेशन, कि अगर वो नहीं बनाते तो भी उनके साथ अपना रिलेशन नहीं बनाते, बट दे आर नॉट अफेक्टेड या दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द वार, कि वो उनको अपने युद्ध के जरिए से अफेक्ट नहीं कर सकती, जो कंट्री क्या है, नाम के अधीन अपना काम करती, मीन्स नॉन अलाइनमेंट कंट्री है, उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक नहीं कर सकती, जो उस टाइम के अंदर मेजर पावर के रूप में
अब उभर रही है। इसके अंदर जो हमारा फिफ्थ है रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आता है कि वर्ल्ड मेक ए ग्लोबलाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है कि इंडिया मेक ए ट्रेड विद ऑल कंट्रीज इफ़ दे वांट, कि इंडिया क्या है अपने पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर सकता है अगर वो चाहता है। बिकॉज इफ़ वी विल मेक ए ट्रेड विद अदर कंट्री वी विल गेन ए इकोनॉमिकल पावर्स, वी विल गेन ए इकोनॉमिक फॉर्म, कि हम क्या करेंगे इकोनॉमिकली फॉर्म में होंगे, इकोनॉमिकली हमारे पास पावर होगी। हमारे जो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल था ना पॉवर्टी एलिवेशन, तो वो हमारी पॉवर्टी एलिवेशन दूर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लोग जो हैं वी आर अनेबल टू यूज़ प्रॉपर सोर्सेस, कि हम अपने जो सोर्सेस उनको प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम वी हैव नो नॉलेज हाउ टू यूज़ इट, हमें उनको यूज़ करने की पूरी नॉलेज नहीं है। वी मेक रिलेशन विद अदर कंट्री, हम उनके साथ अपने रिलेशन बनाएंगे, वो रिलेशन बनाने के बाद वो कंट्री हमारे इंडिया के अंदर आके ट्रेड करेंगी, जो हमारे सोर्सेस हैं वो सोर्सेस को यूज़ करेगी और हमें उससे क्या होगा इकोनॉमिक गेन होंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्टिव फोर्स, कलेक्टिव फोर्स मीन्स के विच नेशन हैव असाइंड ए नाम मूवमेंट, के जो नेशंस ने नाम मूवमेंट को असाइन किया है तो वो क्या करेंगे एक कलेक्टिव फोर्स के अंदर काम करेंगे। उनको क्या होगा कि दूसरी कंट्री उनके ऊपर अटैक नहीं करेगी। दे आर फ्री फ्रॉम ट्रेड, दे हैव ए लेसेज फेयर। लेसेज फेयर क्या होता है, लेसेज फेयर होता है कि फ्री फ्रॉम ट्रेड विद एनी कंट्री के साथ कोई भी व्यापार अपना फ्री ट्रेड के अंदर कर सकते हैं। वो होता है कलेक्टिव फोर्स होता है। कलेक्टिव फोर्स मीन्स किसी कंट्री के पास अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा है वो तो दूसरी कंट्री के साथ अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके अपना क्या कर सकता है वो डेवलपमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव ऑफ नाम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, वो क्या थे। वी विल डिस्कस फर्स्ट जो इसका है नाम का ऑब्जेक्टिव एलिमिनेट केसेस विच कुड लीड टू वार। मीन्स के सबसे पहले ये है वी विल रिमूव दैट काइंड ऑफ केसेस विच लीड टू द वार, के जो वार को क्या करते हैं बनाते हैं, मीन्स जो युद्ध लड़ने के कारण होते हैं सबसे पहले उनको ख़त्म करना है। हमने कोई भी ऐसी वी विल नॉट मेक एनी पॉलिसी विच कैन अट्रैक्ट टू द वर्ल्ड वार, के जो वर्ल्ड वार को अट्रैक्ट करे, हम कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसी थी कि वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे कि जो पॉलिसी क्या हो दूसरे देश के साथ या दूसरे वर्ल्ड के साथ अपना वार बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। एक तो इसका ये ऑब्जेक्टिव था। सेकंड इज टू प्रोटेक्ट द एमर्जिंग फ्रीडम ऑफ द न्यू बोर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन फ्रॉम कॉलोनियल डोमिनेशन। कि इसका मीनिंग क्या है कि टू प्रोटेक्ट द एमर्जिंग फ्रीडम ऑफ द न्यू बोर्न, के जो कंट्रीज अभी क्या कर रही हैं डेवलपिंग हो रही हैं, न्यू एमर्जर हो रही हैं, उसके क्या करना प्रोटेक्ट करके उनको डेवलप करने के लिए सोर्सेस अवेलेबल कराना है। जैसे एशिया एंड अफ्रीकन फ्रॉम कॉलोनियल डोमिनेंस, उस टाइम क्या था जो एशिया और अफ्रीका था ये कॉलोनियल डोमिनेंस के रूप में क्या था एक उस टाइम एक ये सोसाइटी बना हुआ था। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड द इन्वायरमेंट, ह्यूमन राइट और प्रोटेक्ट करना जैसे हमारे राइट टू लिविंग, राइट टू ईटिंग, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीकिंग, ये क्या है हमारे राइट्स है, इनकी प्रोटेक्शन करना और एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचाना। एडवोकेट सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स स्टेट, के जो सॉवरेन इक्वालिटी हैं उनकी सबकी क्या करना प्रोटेक्शन करना। एडवोकेट मीन्स होता है कि उनके ऊपर अगर कोई दूसरा स्टेट या दूसरा कंट्री अटैक करता है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना, उनके साथ कोलैबोरेशन बना के रखना है। एडवोकेट पीसफुली सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल जो इश्यू होते हैं उनको दूर करने के लिए उनके साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बना के रखना। अपोज कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कंट्री इस नीति के अंदर विच कंट्री हैज़ ए प्रिंसिपल्स या विच कंट्री मेंटेन ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, विच कंट्री हैज़ थिंकिंग इंपीरियलिज्म डिनाई टू द अदर कंट्री, मीन्स कि जो कंट्री ये कहती है कि हम लोग क्या करेंगे इंपीरियलिज्म के ऊपर चल रहे हैं, हमारा या क्या है हमारा प्रिंसिपल है या हमारा ऑब्जेक्टिव है इंपीरियलिज्म बनाना, कॉलोनियलिज्म बनाना, तो सच काइंड ऑफ कंट्री कैन नॉट बी डेवलप्ड फुली। तो ऐसी कंट्री क्या कर सकती है अपना पूरा डेवलपमेंट नहीं कर सकती, तो उनकी डेवलपमेंट करने के लिए उनकी हेल्प करना।
इनक्रेज फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज़ इन ऑल ओवर वर्ल्ड, के वर्ल्ड के अंदर पूरे के पूरे क्या करना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना, ताकि दूसरी कंट्रीज़ क्या हो, एक दूसरे के ऊपर कोई वर्ल्ड वार के रूप में अटैक ना करे। आई होप दिस पॉइंट हैज़ बीन क्लियर फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन नॉम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका मेन जो रोल था वो क्या था। दैट टाइम वाज वी हैव ए इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, हम लोग उस टाइम क्या थे, इंडिपेंडेंस लेके ही हटे थे अभी, बट वी आर नॉट ए फुली डेवलप्ड, हम उस टाइम डेवलप्ड नहीं थे। फर्स्टली चैलेंजेस ऑफ आवर कंट्री टू रिमूव द पॉवर्टी, एलिवेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फर्स्ट हमारे उस टाइम क्या था कि जो गरीबी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे लाई जाए। इसको जो करने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दे मेक ए सक्सेसफुल एफर्ट्स, उन्होंने बहुत ही एक श्लाघायोग क्या किए, एफर्ट्स किए, जिसके अंदर फर्स्ट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नाम मीन्स के वी आर नॉट मेक एनी रिलेशन विद द पावर ब्लॉक्स बिकॉज वी वांट टू बिकम डेवलपमेंट। हम क्या होना चाहते हैं, हम अपने आप को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर किसी के साथ अपना कोई पावर ब्लॉक बनाएंगे, वी आर अनेबल टू यूज़ डेवलपिंग सोर्सेस के, जो हमारे पास डेवलपिंग रिसोर्सेस हैं हम उनको प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकेंगे। एक तो उनका ये क्या था, उस टाइम का मेन मोटिव था कि हम लोग अपने आप को क्या करके अब रखेंगे, सिंगल यूनिट के अंदर रखेंगे। जो कंट्री अपने आप को डेवलपिंग कर रही हैं हम उनके साथ अपने आप को डेवलप करने के लिए अपना क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उनके साथ अपना फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेंगे। सेकंड के अंदर he did not approve the military and economic alliance of NATO, NATO, the Warsaw Pact, colonialism, community form, etc. मीन्स उन्होंने क्या कहा था कि जो मिलिट्री फॉर्म्स है, मिलिट्री फॉर्म्स क्या थे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्रुप थे ना वो दो मिलिट्री ग्रुप के अंदर हाँ क्या होते डिवाइडेड थे। तो अमेरिका कह रहा था इंडिया को, इंडिया में के फ्रेंड रिलेशन विद द यूएसए, और यूएसए से कहा रहता है कि इंडिया बिकेम ए फ्रेंड रिलेशन विद द यूएसएसआर बिकॉज दे वांट टू यूज़ इंडियन आर्मी, वो इंडिया आर्मी थी जो उसको यूज़ करना चाहते थे। इफ़ दे बिकम ए फ्रेंड रिलेशन विद द यूएसएसआर दैट टाइम ओवर इंडियन पॉपुलेशन, ओवर इंडियन आर्मी विल बी ब्लड शेड विद द वर्ल्ड वार। तो उस टाइम क्या होता, जो अगर हमारी इंडियन आर्मी थी अगर वो किसी कॉलोनियलिज्म या किसी ग्रुप के अंदर अपने आप को मिक्स करती, तो हमारी जो आर्मी थी उस टाइम वो फुल्ली ट्रेंड नहीं थी, तो वो क्या करते उस टाइम उनको जंग के अंदर, वार के अंदर भेजते, और हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, गरीब जनता थी, तो उनको वहाँ पे क्या तो लॉस होता, क्योंकि ब्लड शेड के अंदर कुछ नहीं पता कहाँ पे अटैक हो जाए और कहाँ पे ना हो जाए। जैसे उस टाइम क्या हुआ था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हुआ था। और एक तो इसके अंदर अभी ये वर्ड आ रहा है डिसआर्मामेंट। व्हाट डू यू नो अबाउट डिसआर्मामेंट? डिसआर्मामेंट होता है कि ये देखो व्हाट डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट होता है कि किसी भी ग्रुप के अंदर हथियारों की दौड़ के पीछे ना लगना। मीन्स विदाउट डेवलपमेंट विदाउट द आर्मी या डेवलपमेंट विदाउट द वीपन्स, के हथियारों के बिना अपने डेवलपमेंट करना, बिकॉज वीपन इज द केसेस टू डिस्ट्रॉय ह्यूमन बीइंग, के जो ये वीपन्स होते हैं, वेपन्स हथियार होते हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग को ख़त्म करने के लिए के केसेस बनते हैं। तो उस टाइम के जो हमारे नेहरू जी थे, तो उनका ये मेन रोल था ताकि हमारी जो गरीब पॉपुलेशन है दे बिकेम ए फुली डेवलप्ड, वो अपने आप को फुली डेवलप्ड कर सके। और उसके बाद अचीवमेंट ऑफ नाम, फर्स्ट जो इसकी अचीवमेंट है, नाम हेल्प इन एंडिंग द कोल्ड वार बाय ईजिंग टेंशन बिटवीन द टू पावर ब्लॉक्स। फर्स्ट तो ये है कि जब हमारे नाम की एक एसोसिएशन बनी थी तो उसने दोनों कंट्री, दैट टाइम वाज टू मेजर पावर ब्लॉक्स यूएसए एंड यूएसएसआर, तो उनको जो उनके बीच में कोल्ड वार हो रहा था उस कोल्ड वार को इन्होंने रिमूव करने के लिए एक हेल्पफुल रोल प्ले किया। नाम एक्टेड अगेंस्ट द आर्म रेस ड्यूरिंग द कोल्ड वार। आर्म रेस मीन टू से एवरी कंट्री वांट टू बिकम ए पावरफुल विद द आर्म, विद द वेपन्स, विद द आर्मी, विद द न्यूक्लियर बॉम्ब्स, के हर कंट्री ये चाहती थी उस टाइम जो पावर ब्लॉक्स के अधीन काम करती थी कि हम लोग अपने आप को पावरफुल बनाएं विद द हेल्प ऑफ वेपन्स। तो इसका ये था उनको ख़त्म करके, जो उस टाइम के लोग ये सोचते हैं उनकी इस थिंकिंग को ख़त्म करके एक प्ले रोल अदा किया कि ताकि जो लोग हैं अपने आप को ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप कर सकें।
नाउ स्टूड अगेंस्ट द इनजस्टिस बी इट द स्विज कैनल क्राइसिस अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ इजराइल एटसेट्रा। इस इजराइल के अंदर ना अभी क्या है, जो स्विज कैनल उसका डिस्ट्रीब्यूट था, उसका क्या था, डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए हमारी जो नाम की कंट्री थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर जो कंट्री थी, इन्होंने अपना हेल्पफुल जो रोल जो प्ले किया था, ताकि दो देशों के अंदर ये स्विज कैनल जो है उसके लिए कोई एग्रेसिव जो मूवमेंट ना डेवलप हो। नेक्स्ट इज इट एडवोकेट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर बेस्ड ऑन ग्रेटर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड जस्टिस। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने स्प्रेड किया एन जो हमारा उस टाइम का इकोनॉमिक ऑर्डर मीन्स एवरी कंट्री वांट टू बिकम विद इकोनॉमिक पावरफुल, के सब कंट्री कहते हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली पावरफुल हों। तो इसको करने के लिए उन्होंने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाए थे, जिसके अंदर क्या था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए लोगों के साथ क्या हुआ, एक ट्रेड होना शुरू हुआ। नाउ मेड द डेवलपमेंट कंट्रीज रियलाइज दैट इकोनॉमिक एंड देयर ऑन प्रोस्पेरिटी मीन्स के उनकी प्रोस्पेरिटी के ऊपर जो हैं वो अपने आप को क्या रखें, डेवलपिंग करने के लिए ही रखें। नेक्स्ट इज, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट नेम स्मिथ। जो फर्स्ट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, 1961 बेलग्रेड के अंदर, जिसके अंदर 23 क्या थी, अफ्रो-एशियन 1 यूरोपियन कंट्री थी। उस टाइम यूएसएसआर के अंदर एक यूरोपियन कंट्री थी ना, जो चाहती थी कि कोल्ड वार ये ख़त्म हो। वी वांट टू बिकम ए नाम, हम नाम को लेना चाहते हैं, मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूव को लेना चाहते हैं ताकि हम भी डेवलपमेंट कर सके। तो ये थे हमारे इसके अंदर समिट होता है कि उसके कॉन्फ्रेंस मीन्स के लोगों के अंदर अपने आप को पीसफुल रिलेशन बनाने के लिए अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट या जो नाम सबमिट हुए थे या जो उस टाइम के कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, उसको उन्होंने नाम का एक समिट दिया था। इसके अंदर अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, के अपार्थाइड होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टर्म रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। अफ्रीकन कंट्री हैव ए ब्लैक पीपल, कि उस टाइम जो अफ्रीका के अंदर थे वो ब्लैक पीपल थे, उन ब्लैक पीपल्स के अंदर क्या था, डिफरेंशिएट था। वो उनके साथ क्या करते अपना डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन करते उनके कास्ट को लेकर। तो ये समिट था, ये इसलिए हुआ था ताकि उनके जो क्या नाम क्या जो उसके रिलेशन हैं वो दूसरे ब्लैक पीपल के साथ अच्छे से रह सकें। नेक्स्ट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है कि इसका क्या है लास्ट के अंदर पूरे का पूरा निचोड़। द ओरिजिन ऑफ नाम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन मार्च 1947 विच नैरो हाईलाइटेड द डेंजर्स पास्ड बाय द hostility between the two power blocks. In 1949, another convention for Asian unity was held in New Delhi to discuss the Indonesian problem, which called upon the Dutch troops to withdraw. Means कि उस टाइम कुछ टेंशन से ऐसी क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, जो क्या थी, नाम के जो मेंबर थे, जो नाम के लोग थे, उनके लिए उनके अंदर टेंशन पैदा करना या उनके अंदर क्या करना, एक ऐसा मीन्स ऐसी पॉलिसी या एक ऐसा बिहेव पैदा करना ताकि लोग उन लोगों के अंदर एक डर पैदा हो जाए। तो ये थे बच्चों हमारे आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड जो हमने अभी इसके अंदर डिस्कस किए थे। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू बच्चे।